अस्सलाम एवरीवन। अच्छा जी गाइस, मैं आपको बता रही थी नेजल पॉलिप के बारे में। वो वीडियो ज़रा एब्रप्टली बंद हो गई थी। मैं बताई थी सिम्टम्स क्या होते हैं एंट्रोकाइनल पॉलिप के। तो सिम्टम्स में मैंने बताया था कि सबसे पहला सिम्टम तो पेशेंट का नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो यूनिलैटरल पॉलिप के होते हुए भी बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर पॉलिप आपका पीछे नेजोफेरिंग्स तक ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास जो दूसरी मेन चीज़ होगी पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो ये है कि वो कहेगा कि साथ थिक म्यूकोइड किस्म का डिस्चार्ज है। थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली हमने भी कहा है कि अगर पॉलिप बना है तो पॉलिप की जो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है वो या तो नेजल एलर्जी है या साइनोसाइटिस है। जिन लोगों को ये ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादातर पॉलिप्स बनते हैं। तो मतलब ये कि अगर नहीं भी है ये कंडीशन तो भी पॉलिप क्या होता है? म्यूकोजा की एक इन्फ्लेमेशन है, म्यूकोजा की आउटग्रोथ है। तो मतलब आपका म्यूकोजा में कोई प्रॉब्लम है। अगर म्यूकोजा में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो कोई थिक किस्म का डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पॉलिप में यही होता है कि आपका थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है जिसने आपके पॉलिप को साथ कवर किया हुआ होता है। ठीक है। तो ये भी पेशेंट को ज़ाहिर है तंग कर रहा होता है थिक म्यूकोइड किस्म का डिस्चार्ज। तो दूसरी सी कंप्लेन होती है। और तीसरी, उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अगर एक चीज़ आपकी नाक को ऑब्स्ट्रक्ट करिए, आपको होता है कि आपके बहुत सारे ऐसे जो आपकी साउंड्स हैं जिनमें आपकी नोज इन्वॉल्व होती है। वैसे तो जनरली सारी ही आपकी स्पीच में नोज का नेजल ट्वैंग या थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ स्पेशल साउंड्स होती हैं। जैसे एन की साउंड है जिसमें आपकी नोज की साउंड जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो वो आपकी जब खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन तो आपकी बिल्कुल वॉइस की टोन क्वालिटी सब कुछ बदल सा जाता है। तो वो भी पेशेंट को कंप्लेन होती है कि भाई मेरी आवाज़ का जो है वो बदली बदली सी लग रही है। तो ये तीन मेन कंप्लेन जो है पेशेंट लेके आता है आपके पास। जब आप देखेंगे सबसे पहले आप नोज में एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे। एंटीरियर राइनोस्कोपी का मतलब है कि वो आप एंटीरियरली नोज को देखेंगे। अब अगर हमारा जो पॉलिप है वो यहाँ से ग्रो करके डायरेक्टली सिर्फ ऐसे पीछे हैंग किया हुआ है, मतलब आपके नेजोफेरिंग से यहाँ पर इस तरह हैंग किया हुआ है, तो हो सकता है कि हम एंटीरियर राइनोस्कोपी करें तो हमें वो नजर ना आए। हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, नजर आ भी जाता है। और पॉसिबल ये भी है कि अगर वो सारा पीछे हैंग्ड है तो नजर ना भी आए। तो अगर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जब पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी कैसे हम करते हैं? जब पेशेंट का मुंह खुलवाते हैं। एंटीरियर राइनोस्कोपी का मतलब है कि आप नोज को आप समझ ले कि ज्यादा खोल के देखेंगे विद राइनोस्कोप। ठीक है। और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी होती है कि आप पेशेंट का ये अगर ऐसी ओरल कैविटी है ना तो ओरल कैविटी को खुलवाते हैं और ओरल कैविटी एक मिरर डालते हैं। वो जो मिरर होता है ना आपका, जैसे डेंटिस्ट के पास छोटा सा एक मिरर होता है, वैसा मिरर आप ओरल कैविटी में पास करते हैं। और उसका जो मिरर का फेस है, जो उसकी आप साइड है, मतलब मिरर वाली साइड है, उसको आपने ऐसे ऊपर रखा हुआ होता है। तो उसको जब आप पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट तक लेके जाते हैं उस मिरर को, तो आपको देख लेते हैं कि आपके जो नेजोफेरिंग्स है उसकी पीछे से क्या हालात हैं। तो आपको उस मिरर में नेजोफेरिंग्स नजर आता है। तो अगर आपका जो पॉलिप है वो नेजोफेरिंग्स में हैंग्ड होगा तो आपको पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे ऐसे हैंग्ड एक मैस नजर आएगी। ठीक है। फिर आप उसको चेक कैसे करेंगे कि ये पॉलिप ही है? जब आप उसको प्रोब से, सबसे पहले तो पॉलिप हमेशा पेल कलर का होता है, याद रखना है। डार्क पिंकिश कलर का पॉलिप कभी भी नहीं होता। यही पॉलिप का डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इसी तरह बनाते हैं कि पॉलिप इज ऑलवेज अ थिंग विच इज पेल इन कलर, पेल ग्रेश कलर हो सकता है जिसको सारा म्यूकस ने कवर किया हुआ होगा। ठीक है। और जब आप उसको ऐसे एक प्रोब डालेंगे आप यहाँ नाक से और आप इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे हिलने वाले के काबिल, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सी एक मैस के तरह का होगा। और ऐसा नहीं होता कभी भी कि टच करने से एकदम ब्लीड करने लग जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। पॉलिप में कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। पॉलिप एक सॉफ्ट सी मैस होती है। जाहिर है अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसी चीज है जो पीछे एक स्टॉक से कनेक्टेड है और हार्ड भी नहीं है कोई खास। तो जब आप एक प्रोब से इसको हिलाएंगे तो आगे से आराम से हिल जाती है। ठीक है। तो सॉफ्ट मैस जो पेल ग्रेश कलर की होगी, म्यूकस से कवर्ड होगी, चाहे आपको इंटीरियरली नजर आए चाहे पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में नजर आए, तो दैट इज अ पॉलिप, आपको आराम से पता चल जाता है। अगर इसकी डीडीज, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल्स का मतलब होता है कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो इसकी तरह की लग रही है जिनसे आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर खाली म्यूकस का ब्लॉब होगा तो वो आपका जोर से, अगर आप पेशेंट से कहेंगे कि नाक को ब्लो करे जोर से, मतलब अपनी नाक में से हवा गुजारने की कोशिश करे जिस तरह हम नाक को अक्सर करते हैं साफ करने के लिए, तो वो पॉलिप, अगर खाली म्यूकस होगा, पॉलिप नहीं होगा मैं बता रही हूँ, तो वो आपका नोज ब्लो करने पे म्यूकस तो निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी म्यूकस था, ये पॉलिप तो नहीं था। अगर आपका मिडल टर्बिनेट या मिडल जो आपका मीटस है, जो आपका सॉरी मिडल ये वाला है ना, मिडल टर्बिनेट है जो आपका नोज का, अगर वो हाइपरट्रोफी हुआ है और वो आपको पॉलिप की तरह लग रहा है तो वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा, बिकॉज मिडल टर्बिनेट इज अ बोन, तो वो हार्ड इन नेचर होगा। फिर एक और कंडीशन होती है, भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे भी, एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा जो है ना एक आपकी न्यूप्लास्टिक टाइप ऑफ कंडीशन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका पेशेंट के रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एपिस्टैक्सिस होते हैं, नाक से बेतहाशा खून बार बार आता रहता है और अभी भी जब हम उसको टच करते हैं तो एकदम से वो ब्लीड करने लग जाता है। तो पोलिप को हम कभी भी एंजियोफाइब्रोमा
हाइग्रोमा से इस वजह से कंफ्यूज नहीं करते, बिकॉज पोलिप इस तरह ब्लीड नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और हमारे पास बाकी अगर कोई नियोप्लाज्म है, तो नियोप्लाज्म मैंने आपको पहले बताया था कि इतना सॉफ्ट नहीं होता। कोई और अगर कैंसरस मैस बनी हुई है तो हमेशा थोड़ी सी हार्ड इन नेचर होती है, तो पोलिप बहुत सॉफ्ट होता है, इस वजह से हम उसको नियोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो आजकल इसकी चल रही है दैट इज एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये आपकी जितनी भी नोज की सर्जरीज है ना, कैल्डुअल लेग ऑपरेशन है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, इन सब पे अलग अलग से मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी, बिकॉज ये ऐसे एक दफ़ा इस तरह से समझाने के में देर लग जाती है, तो इनमें पूरे मैं आपको अलग से वीडियोस बना के दूंगी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में। बस अब आजकल इसको इसलिए हम इस्तेमाल करें, आप ये समझ लें कि ये आपकी एंडोस्कोपिक जो होती है ना, एंडोस्कोप से अप्रोच कर लेता है, मतलब इसमें मिनिमम इन्वेजन होती है। आपको पता है कि आजकल हर सर्जरी जा रही है मिनिमम इन्वेसिव की वजह की तरफ, ठीक है, कि जिसमें पेशेंट को कम से कम कट लगाए जाएं, कम से कम उसका नुकसान किया जाए और कम से कम नेचुरल टिश्यूज की कंटिन्यूटी को ब्रीच किया जाए। तो हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी उस तरह की सर्जरी है, इसकी आजकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस चल रही है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमारा एंट्रोकॉइनल तो खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम बायलैटरल एथमोइडल। ओके गाइस, स्टार्टिंग अप विद द बायलैटरल एथमोइडल पॉलिपाई। अच्छा, अब हमारे पास ये जो कंडीशन है ना बायलैटरल एथमोइडल पॉलिपाई, मैंने आपको पहले बताई, जिस तरह डायग्राम से बता दी है कि अगर आपके एथमोइडल साइनस के जो म्यूकोजा है बेसिकली उस में अगर इसी तरह से एक रिएक्शन हो और वहाँ से अगर आपका कोई पॉलिप बने, कोई स्टॉक बने जिसके आगे ऐसे गोल ग्लोबुलर सी स्वेलिंग हो, तो उसको हम बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप कहेंगे। जो इसके कॉजेज है ना वो उतने ज़्यादा सिंपल नहीं है जैसे एंट्रोकॉइनल के थे, बिकॉज ये आपका थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसके बारे में अभी इतना पता नहीं चला कि क्यों बनने शुरू हो जाते हैं ये एथमोइडल साइनस, या फिर उस एरिया में आपको पता है कि लैटरल वॉल ऑफ नोज का जो मिडल टर्मिनेट वाला एरिया है, या फिर आपका जो मिडल कॉनका है आपकी नोज का, अगर मैं लैटरल वॉल ऑफ नोज यहाँ पर बनाऊं तो मिडल कॉनका है जहाँ पर आपका उसके नीचे मिडल मीएटस है, और उस मिडल मीएटस के पीछे आपके एथमोइड साइनस की ओपनिंग्स भी हैं, और बहुत और से भी बुल्ला एथमोइडालिस है, और मैंने आपको बताया था कि एक और वहाँ पर लाइक थोड़े बहुत 3-4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो अगर उस एरिया का म्यूकोजा, मतलब उसमें से कोई भी मिडल मीएटस का म्यूकोजा या मिडल टर्बिनेट या फिर पीछे जो हमारे पास साइनस है एथमोइडल साइनस, वहाँ उस एरिया में से कोई अगर ओपनिंग कोई इस तरह आउट पाउचिंग बन रही है, तो उसके जो कॉजेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं लेकिन अभी तक जो देखे गए हैं, तो उसमें एक ये सिंपल साकी एक हमारा नमूना है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि उसके ये सारे जो कॉजेज हैं CCCAAKY, ये उसके कॉजेज हैं जिन जिन कंडीशंस, कॉजेज तो नहीं कह सकते कि इन कंडीशंस में ज़्यादातर ये पॉलिप बनते हैं। सबसे पहली क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है। राइनोसाइनोसाइटिस का कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी एक तो नेजल म्यूकोजा भी इन्फ्लेम्ड होता है, मतलब राइनाइटिस भी होता है उसमें, और आपका साइनसिस का म्यूकोजा भी इन्फ्लेम होता है, साइनोसाइटिस भी होता है। और क्रॉनिक का मतलब है कि लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन है, काफी अरसे से चलती है, ये काफी अरसे से राइनाइटिस, काफी अरसे से साइनोसाइटिस चल रहा है। ये सेम तकरीबन वही बात है जैसे हमने एंट्रोकॉइनल में की थी, कि हमने कहा था कि अगर राइनाइटिस और साइनोसाइटिस यानी मुसलसल इन्फ्लेमेशन चल रही है तो ये चीज फेवरेबल है टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप, ठीक है। तो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस इसकी सबसे पहली वो चीज़ है जो इसको प्रोवोक कर सकती है। दूसरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस वैसे तो क्लोराइड चैनल में एक मसला होता है, उसकी वजह से हमारे पास जो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन डेवलप होती है, उसकी बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ना वो सिक्रीशंस में आती है, हर तरह की सिक्रीशंस में बॉडी की प्रॉब्लम आती है, म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसमें भी आपका पॉलिप बन सकता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने पहले भी पढ़ी होगी, एक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक सिंड्रोम है श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, तीसरे सी से वो आता है, ठीक है, श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है इसमें डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एस्थमा भी होता है आपका, और वेसल्स में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, वेस्कुलाइटिस भी होता है, तो उसमें भी आपका ये जो है वो आप पॉलिप डेवलप हो सकता है इन लोगों में ज्यादा। फिर पहला एस्थमा, डायरेक्टली अगर किसी को होगा एस्थमा होता है तो आपको स्नीजिंग और ये सारे सिम्टम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होते हैं, तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इशू होने का खतरा ज्यादा होता है, तो उसमें आपका बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप बन सकता है। दूसरा है अगला है जो आपका दैट इज फॉर एस्पिरिन इंटॉलरेंस। बाकी मैं आपको भी एस्पिरिन इंटॉलरेंस समेत बाकी सब नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।